हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लीडरशिप की एक और थ्योरी की बात करेंगे, पाथ गोल थ्योरी। दिस इज़ द जस्ट एमर्जिंग थ्योरी, एक नई थ्योरी है। लीडरशिप की थ्योरीज में नई थ्योरी ऐड हुई है, लेटेस्ट थ्योरी है ये लीडरशिप की। इस थ्योरी में के अकॉर्डिंग जो है एक लीडर जो है इफेक्टिव होता है उसके अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट है, उसके कारण वो किस तरह का इम्पैक्ट है उसका, पॉजिटिव और नेगेटिव, किस तरह से वो मोटिवेट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, उसका अपने काम करने का स्टाइल जो है वो कितना इफेक्टिव है, और अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनको कितना सेटिस्फाई करता है, उसको अपनी जॉब को लेकर किस तरह से सेटिस्फाई करता है। तो इस थ्योरी में इस तरह की बात की गई है कि लीडर जो है इफेक्टिव तभी होगा जब उसका जो इम्पैक्ट है अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, उसका अपना काम करने का स्टाइल कितना इफेक्टिव है, और वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन, जॉब को लेकर उनकी सेटिस्फेक्शन कितनी है, उसमें उनको कितना हेल्प करता है। इस थ्योरी को पाथ गोल थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थ्योरी ये क्लैरिफाई करती है, इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस डालती है, इस चीज़ को बताती है कि जो सबऑर्डिनेट्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, उनका जो लीडर है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरह से उनको उनके गोल को परसेप्ट करने में, उनके पर्सनल गोल को परसेप्ट करने में, जो उनका जो वर्क गोल है उसको परसेप्ट करने में, उनकी परसेप्शन में किस तरह से हेल्पफुल है एक लीडर जो है, किस तरह से सबऑर्डिनेट्स अपने पर्सनल गोल को परसेप्ट करते हैं, अपने वर्क गोल को परसेप्ट करते हैं, और उसके लिए जो पाथ है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो पाथ है उसको क्लैरिफाई करता है लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। तो इसलिए इसको पाथ गोल थियरी भी बोला जाता है। This theory suggests that a leader's behavior is motivating or satisfying for the subordinate to the extent it increases the probability of their goal attainment and clarifies the path to these goals। कि वो इस जो लीडर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स का के ऊपर इन्फ्लुएंस, उसका जो बिहेवियर है तभी मोटिवेटिंग माना जाएगा, उस एक्सटेंट तक मोटिवेटिव माना जाएगा, उस टर्म्स में हम उसकी डिग्री को मेज़र कर सकते हैं कि वो किस तरह से अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको, उनके पाथ को, जो गोल है उसको समझने में हेल्प करता है, और जो पाथ जो है उस गोल अटेनमेंट का उसको क्लियर करता है। तो ये थ्योरी, इसीलिए इसको पाथ गोल थ्योरी कहा गया है। अब इस थ्योरी की जो फाउंडेशन है, कहते कि ये नई नई थ्योरी है, अभी जस्ट एमर्जिंग थ्योरी है, तो इसकी जो फाउंडेशन है, पहले भी हिस्टोरिकल फाउंडेशन है इसकी। पहले एक थ्योरी थी, थ्योरी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वहाँ पे भी इसी तरह की बात की गई थी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में, कि लीडर जो है उसका बिहेवियर तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है। किस टर्म्स में मोटिवेट करता है, उनके बिहेवियर को किस तरह से मोटिवेट करता है, इसको भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। सबऑर्डिनेट्स का बिहेवियर जो है वो किस तरह से मोटिवेटेड हुआ है उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। किस टर्म्स में, इसमें दो चीज़ों की बात की गई है, द डिग्री टू विच द सुपरवाइजर और जॉब और द लीडर बिहेवियर इज सीन एज लीडिंग टू वेरियस आउटकम्स कॉल्ड एक्सपेक्टेंसीज। कि जो गोल है, एक्सपेक्टेंसी एक तरह से जो आउटकम्स हैं, गोल्स हैं, लीडर जो है अब कितने अच्छी तरह से अपने सबऑर्डिनेट्स को, उन गोल्स को क्लियर करता है, उन एक्सपेक्टेंसीज को क्लियर करता है, तभी उसका बिहेवियर जो है सेटिस्फैक्टरी बिहेवियर माना जाता है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। तो इस टर्म्स में हम प्रेडिक्ट करते हैं कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने लीडर से सेटिस्फाइड हैं अगर वो उनके जो गोल्स हैं, जो एक्सपेक्टेंसी हैं, उनसे किस तरह के क्या चीज़ वो एक्सपेक्ट करता है वो क्लियर करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। और दूसरा जो है इस टर्म्स में मेज़र किया जाता है कि वो जो एक्सपेक्टेंसीज उसने बताई है कि आपको क्या, आपसे क्या चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है, फिर उनको इवेलुएट किस तरह से करता है, क्या उसी टर्म्स में इवेलुएट करता है जो उसने क्लियर किया था उनको कि आपसे ये चीज़ शुरू में जो काम करने से पहले जब वो एंटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइम पे जो
उनको एक्सपेक्टेंसी क्लियर की गई थी कि आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं इस काम के, जो आपको काम दिया है उसके रिगार्डिंग, और फिर उसी के टर्म्स में उनको इवेलुएट करता है। अगर उसी टर्म्स में इवेलुएट करता है तो लीडर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए अच्छा है, इफ़ेक्टिव है। अगर जो चीज़ एक्सपेक्ट की गई थी उससे अलग तरह से वो उनको इवेलुएट करता है, तो जो उसका बिहेवियर है, लीडर का जो बिहेवियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा। This theory suggests that the subordinates are motivated by the leader to the extent that his behavior influence their goals and evaluation of goals and path of these goals. जो थ्योरी जो हमने अभी बात की है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वो भी यही बताती थी कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने लीडर से तभी मोटिवेटेड होंगे, तभी इन्फ्लुएंस्ड होंगे जब वो उनको मोटिवेट करेगा उनके गोल को पहचानने में, क्लियर करने में। उसके बाद उसका पाथ जो है वो क्लियर करेगा कि कैसे उसको अचीव करना है, उनको डायरेक्ट करे। और तीसरा जो है उनको जो क्लियर किए गए थे, जो उनसे मांगा गया था, उनसे एक्सपेक्ट किया गया था उसी के टर्म्स में फिर उन गोल्स को इवेलुएट करता है। तो जो थ्योरी पाथ गोल जो थ्योरी है जो अभी चल रही है, रिसेंट थ्योरी है, उसकी जो हिस्टोरिकल फाउंडेशन थी, वो उसकी जो रूट थी वो पहले भी थी। पुरानी एक थ्योरी थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वहाँ भी इसी तरह की बात की गई थी, पाथ गोल थ्योरी की तरह ही। अब यहाँ पे भी कंटीजेंसी फैक्टर है, यहाँ पे भी सिचुएशन की बात की गई है। इस थ्योरी के अंदर भी, पाथ गोल थ्योरी के अंदर भी कंटीजेंसी फैक्टर की बात की गई है कि जो लीडर का जो बिहेवियर है उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ, अभी हमने बात की कि लीडर का जो बिहेवियर तभी इफेक्टिव माना जाता है अगर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है, उनके गोल को क्लियर करने में हेल्प करता है, उनका उस गोल को अचीव करने का पाथ क्या है उसको क्लियर करने में हेल्प करता है, उसको उसी टर्म्स में इवेलुएट करता है गोल्स को। पर ये कहते हैं कि ये भी एक स्ट्रेट चीज़ नहीं है, कि जनरल चीज़ नहीं है, ये भी एक स्पेसिफिक है, ये भी एक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं और जो लीडर है वो किस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट किस तरह का है। देयर आर सिचुएशन विच मॉडरेट दिस रिलेशनशिप, यहाँ पे सिचुएशंस हैं जो इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाती हैं, ये कम करती हैं, मॉडरेट करती हैं। कुछ सिचुएशंस हैं। अब वो सिचुएशन किस तरह की हैं? एक तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की है, वो किस तरह से उसकी किस तरह की परसेप्शन है अपने लीडर के बारे में। क्या वो पहले से ही तो नहीं परसेप्शन लेके आया है कि ये लीडर अच्छा नहीं है, ये मोटिवेट करने वाला नहीं है, इस तरह की परसेप्शन। तो लीडर के बिहेवियर के बारे में उसकी परसेप्शन, और जो काम वो कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, या जिस गोल के ऊपर काम कर रहा है, या जिस टास्क जिस टास्क को करने जा रहा है उसके बारे में किस तरह की परसेप्शन है। क्या वो पहले से ही परसेप्ट करके तो नहीं आया है कि ये काम तो होगा ही नहीं, इसको बस चल ऐसे ही करना है, इस तरह की परसेप्शन। तो ये एक लीडर और सबऑर्डिनेट्स का जो बिहेवियर है उसको इवेलुएट करने में ये जो है एक सिचुएशन जो है वो एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। फर्स्ट जो है उसकी पर्सनल परसेप्शन सबऑर्डिनेट की, कि उसकी परसेप्शन किस तरह के लीडर के बिहेवियर के बारे में और टास्क के बिहेवियर के बारे में। दूसरा क्या है, द एनवायरनमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स विच कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू देयर नीड सेटिस्फेक्शन एंड एबिलिटी टू परफॉर्म इफेक्टिवली। कहते कि एनवायरमेंटल, जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन किस तरह की है जो उसको हेल्पफुल रहेंगी, उसको उसके गोल को पहचानने में, उसके टास्क को पहचानने में, उसको अचीव करने में, और उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन में, उसको मोटिवेट करने में। वो एनवायरमेंटल फैक्टर किस तरह की हैं जहाँ पे वो काम कर रहा है। अब वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एक तो द सबऑर्डिनेट टास्क, कि जो सबऑर्डिनेट है, जो ग्रुप के लीडर के अंडर जो काम कर रहे हैं, उनका टास्क किस तरह का है। क्या वो फ्रस्ट्रेटिंग टास्क तो नहीं है, या फिर कोई डिप्रेसिंग टास्क तो नहीं है, इस तरह का टास्क तो नहीं है। टास्क के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उस टास्क के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा क्या है फैक्टर, द फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटी सिस्टम किस तरह का है, हायर अथॉरिटी किस तरह की है, वो फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम किस तरह का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा जो है द प्राइमरी वर्क ग्रुप, और जिस ग्रुप के अंदर वो काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ ग्रुप की बात करते हैं जब भी एक लीडर के अंदर सबऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो एक ग्रुप वर्क की बात करते हैं। तो जिसके साथ वो काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट जो काम कर रहा है, एक इंडिविजुअल जब काम कर रहा है तो वो ग्रुप किस तरह का है, ग्रुप एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो लीडर के इफेक्टिवनेस को, जो लीडर का बिहेवियर किस तरह, कितना इफेक्ट है, अपने सबऑर्डिनेट्स को कितना मोटिवेट करता है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट जो है assessment of these environmental factors makes it possible to predict the kind and amount of influence that specific leader behavior will have on the motivation of subordinates. इन environmental factors को देखकर ही ये predict किया जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है कि जो लीडर का जो बिहेवियर है अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर किस तरह का रहेगा, वो मोटिवेटिंग रहेगा। यानी कि लीडर का बिहेवियर उसके सबऑर्डिनेट्स के ऊपर इन एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण भी होता है। ये कंडीशंस हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है, जो सिचुएशन है उनके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ कल्ले लीडर के बिहेवियर पे, अकेले लीडर के बिहेवियर पे और सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर के ऊपर ही नहीं डिपेंड करता, जबकि कुछ ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। Each of these environmental factors can be rewarding, both rewarding as well as demotivating. ये जो अभी हमने environmental factors की बात कही है वो rewarding भी हो सकते हैं। rewarding means वो help भी कर सकते हैं लीडर और subordinates को अपने गोल को अचीव करने में, और demotivating भी हो सकते हैं। The theory identified the 4 leadership style and suggested the kind of situation in which these will be effective or ineffective. अब इस थियोरी ने 4 तरह के लीडरशिप स्टाइल बताए हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इफेक्टिव या इनइफेक्टिव हो सकते हैं। अब वो 4 लीडरशिप पाथ गोल अटेनमेंट थियोरी ने 4 स्टाइल बताए हैं। फर्स्ट जो है डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल मीन्स जिसमें लीडर की जो डायरेक्शन है वो ज़्यादा काम करती है। अब वो भी कहते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही लीडर को डायरेक्टिव स्टाइल अपनाना चाहिए। अगर तो उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, काम की उनको ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है, तो डायरेक्टिव स्टाइल जो है वो इफ़ेक्टिव रहेगा। अदरवाइज अगर जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड है, उनको काम की नॉलेज है, टास्क का उनको मैच्योरिटी है, उनको पता है उस काम को करने का, वो इंडिपेंडेंटली उसको हैंडल करते हैं, फिर उस केस में जो है डायरेक्टिव स्टाइल जो है इनइफेक्टिव होता है। ज़्यादा डायरेक्शन देने से जो सबऑर्डिनेट्स है वो इरिटेट होता है। तो डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल जो है वो भी इफ़ेक्टिव और इनइफेक्टिव सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। सेकंड जो उन्होंने इस थियोरी के अकॉर्डिंग जो स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल है, सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल की बात की है। कहती इस थ्योरी में ये माना गया है कि इस तरह का जो स्टाइल है उस केस में पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जब उस केस में इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल का, जब जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो किसी स्ट्रेसफुल काम, जो टास्क है जो बड़ा स्ट्रेसफुल है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, वो बड़ा स्ट्रेसफुल है, फ्रस्ट्रेटिंग है और डिससेटिस्फाइंग है। अगर वो काम इस तरह का है, इस तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह का टास्क है, तब जो है लीडरशिप, जो लीडर को है सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल अपनाना चाहिए। अगर वो जो टास्क है जिसके ऊपर उसके जो सबऑर्डिनेट हैं काम कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेटिंग है, डिससेटिस्फाइंग है और जो है स्ट्रेसफुल है, उस टाइम पे उसको ये यूज़ करना चाहिए। तीसरा जो है अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप। अचीवमेंट ओरिएंटेड मीन्स कि अगर जैसे जो टारगेट, जिस तरह से जैसे आपने देखा भी होगा कंपनीज में इस तरह के टारगेट होते हैं कि अगर आपने ये टारगेट अचीव किया तो आपका इतना परसेंटेज आपको इंसेंटिव मिलेगा। इस तरह का जो स्टाइल है अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल,
This style will cause subordinates to strive for higher standards of performance and to have more confidence in the ability to meet challenging goals. इस तरह का स्टाइल जो है हेल्प करता है सबॉर्डिनेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करने में, ज़्यादा से ज़्यादा गोल को अचीव करने में और गोल का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने में, कि अगर आप अच्छा काम करते हैं और ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ये इंसेंटिव मिलेंगे। इस तरह का जो स्टाइल है तो इसको हम बोलते हैं अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप। फोर्थ जो स्टाइल की बात की है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल मीन्स दोनों पार्टिसिपेट करें काम करने में, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टास्क है, सबऑर्डिनेट्स जो हैं उसके लीडर के, उनकी पार्टिसिपेशन रहे और लीडर की भी पार्टिसिपेशन रहे। द थियोरी आल्सो हाइपोथेसाइज, ये थ्योरी ये भी मान के चलती है दैट पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल इज मोर सेटिस्फाइंग एंड इंस्ट्रूमेंटल इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस, कि ये वाला जो स्टाइल है पार्टिसिपेटिव स्टाइल जो है हर सिचुएशन के अंदर इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होता है। तो इसको हर कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को। तो पाथ गोल थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरह के 4 स्टाइल की बात की गई है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो लीडर है इस तरह के स्टाइल को अपना सकता है और अपने लीडरशिप को इफेक्टिव बना सकता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी इन एजुकेशनल सेटिंग। अब हम एजुकेशन, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने इतनी सारी लीडरशिप थ्योरीज की बात की। तो सिचुएशनल जो थ्योरी हैं वो एजुकेशनल सेटिंग के अंदर किस तरह से हेल्पफुल है उनकी हम बात करेंगे। पीछे हमने बात की थी, दूसरी वीडियो में हमने बात की थी, एक हर्शे और ब्लैंकर्ड की थ्योरी थी सिचुएशनल थ्योरी। हर्शे और ब्लैंकर्ड ने सिचुएशनल थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने 3 डायमेंशंस की बात की थी इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल के लिए। 3 तरह के डायमेंशन, एक तो टास्क ओरिएंटेड डायमेंशन, रिलेशनशिप ओरिएंटेड डायमेंशन और मैच्योरिटी ऑफ द ग्रुप। 3 तरह के डायमेंशन की उन्होंने बात की थी इस थ्योरी में। तो उन्होंने ही हर्शे और ब्लैंकर्ड ने ही एजुकेशनल सेटिंग में किस तरह से सिचुएशनल थ्योरी हेल्पफुल है उन्होंने इसकी बात की है। इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया कि एजुकेशन फील्ड में सिचुएशनल थ्योरी किस तरह से हेल्पफुल है। उन्होंने रिसर्च करके फिर उसके बाद अपने रिजल्ट दिए, उसके बाद ही बताया कि एजुकेशनल सेटिंग में सिचुएशनल थ्योरी को कैसे यूज़ किया जा सकता है। उन्होंने इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया साइटेड बाय द ऑथर्स। इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट टीचर स्टाइल स्टार्टिंग एट, जब टीचर जो है क्लास के अंदर जब हम पढ़ाते हैं तो टीचर एक लीडर का काम करता है और जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं एक तरह से। तो किस तरह का उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरह का एक क्लास को लेके चले, वो टीचर था उसमें और कुछ स्टूडेंट्स थे। तो वो उनका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि टीचर ने जब इस तरह का स्टाइल अपनाया, 4 स्टाइल S1, मतलब उसी को एक ऑर्डर में अपनाया। S1 हाई टास्क लो रिलेशनशिप। शुरू में जो टीचर ने हाई टास्क लो रिलेशनशिप, हाई टास्क मीन्स खुद से ज़्यादा काम कराया, यानी कि लीडर ने खुद ज़्यादा डायरेक्ट किया, टास्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, खुद समझाया टीचर ने। लो रिलेशन मीन्स स्टूडेंट, लो रिलेशन मीन्स ये नहीं है कि आपने स्टूडेंट के साथ रिलेशन रखा या फिर कुछ, यहाँ पे लो रिलेशन का मतलब है कि टीचर ने स्टूडेंट से कम एक्सपेक्ट किया कि स्टूडेंट आंसर देंगे, स्टूडेंट ही काम करेंगे, इस तरह का। टीचर ने शुरू में खुद S1 स्टाइल मीन्स हाई टास्क लो रिलेशनशिप, खुद से ज़्यादा समझाया है, खुद से ज़्यादा डायरेक्ट किया स्टूडेंट्स को और उनसे रिस्पॉन्स कम लिया। उसके बाद S2 स्टाइल, मतलब ये एक ऑर्डर में है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप। अब टीचर खुद भी समझाता गया उसको और स्टूडेंट से भी रिस्पॉन्स लिया, उनको भी मोटिवेट किया रिस्पॉन्ड करने के लिए। तीसरा जो है हाई रिलेशनशिप लो टास्क। अब स्टूडेंट क्योंकि मैच्योर हो गया तो अब उसको टास्क की मैच्योरिटी हुई, एज की मैच्योरिटी नहीं हम बात करें यहाँ पे, टास्क के बारे में। अब उसको कंटेंट का पता चल गया है, जो टीचर पढ़ा रहा था उसको कंटेंट की नॉलेज हो गई है। अब टीचर क्या करता है, हाई रिलेशनशिप मीन्स अब स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है कि वो काम को करेंगे, खुद से बताएंगे। लो टास्क मीन्स खुद कम पार्टिसिपेट करता है, स्टूडेंट को ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका देता है। फिर उसके बाद S4 लो टास्क लो रिलेशनशिप। अब वो खुद से कोई काम नहीं करता,
लो रिलेशनशिप उनके ऊपर ही छोड़ देता है, स्टूडेंट के ऊपर ही। अब वो मोटिवेट नहीं करता उनको काम करने के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए, उनको प्रॉम्प्ट नहीं करता, स्टूडेंट खुद से उनको काम करने के लिए दे देता है। तो हर्ष और ब्लैंकेट ने जो अपना एक्सपेरिमेंटल क्लास ली थी, उन्होंने टीचर ने जो इस तरह की स्टाइल अपनाई एक ऑर्डर में, शुरू में S1 S2 S3 इस तरह से, वो लास्ट में जो है लो टास्क रो रिलेशनशिप पे, कि अब टीचर मोटिवेट नहीं करेगा, उसको बताएगा नहीं कुछ भी टास्क के बारे में, स्टूडेंट खुद करेगा। तो इस तरह का अगर स्टाइल अपनाया क्लास में जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, तो उसके जो रिजल्ट थे वो ज़्यादा अच्छे आए। कंटेंट के बारे में स्टूडेंट्स को ज़्यादा नॉलेज हुई, जब उस कंटेंट के बारे में उनको इवेलुएट किया गया तो उनको ज़्यादा नॉलेज थी, ज़्यादा वो उन्होंने परफॉर्मेंस ज़्यादा दी। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट के बाद हर्ष और ब्लैंकेट ने ये बताया कि अगर टीचर जो है क्लास के अंदर इस तरह का स्टाइल अपनाता है, एक एजुकेशनल सेटिंग के अंदर अपने सब जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह का स्टाइल अपना के पढ़ाता है, तो जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ कहते कि इसमें मैच्योरिटी काम करती है, कि टास्क के बारे में ब्लैंकेट और हर्ष ने ये बोला कि क्योंकि शुरू में जब टीचर उनको बताता है तो स्टूडेंट जो है मैच्योर नहीं होता टास्क के बारे में, और जैसे जैसे वो उनको बताता जाता है तो स्टूडेंट जो है मैच्योर हो जाता है और फिर वो अपने काम को अपने आप कर लेता है उसको। इसलिए लास्ट में जाके लो टास्क लो रिलेशनशिप की बात की गई है। ऑथर ने इस बात पर भी स्ट्रेस डाला है कि जो स्टूडेंट जो हैं इंटेलेक्चुअली या जो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, अच्छे होते हैं, उनके लिए लो टास्क रोल रिलेशनशिप जो स्टाइल है उसको अपनाया जा सकता है, क्योंकि उनको मोटिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं है और वो मेंटली भी स्टेबल हैं, वो काम को कर सकते हैं, तो उनको अपना गोल क्लियर होता है और वो अपने आप काम को कर लेते हैं। तो इस लो टास्क लो रिलेशनशिप जो स्टाइल है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो इंटेलेक्चुअली और इमोशनली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और जो इमेच्योर स्टूडेंट हैं, जिनको मैच्योरिटी नहीं है टास्क के बारे में नहीं पता है, जो इंटेलेक्चुअली इमोशनली स्टेबल नहीं है, उनके लिए हाई टास्क लो रिलेशनशिप स्टाइल के ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, कि टीचर अपने से काम ज़्यादा कराए और स्टूडेंट्स से कम कराए, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड ना रहे, उनके ऊपर ट्रस्ट ना ले किसी भी कंटेंट को सीखने के लिए, तो खुद से उनको बताए। तो इस तरह की बात की है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। अगर लीडर और सबऑर्डिनेट्स की हम बात करें, टीचर को लीडर मान के चलें और स्टूडेंट्स को सबऑर्डिनेट्स मान के चलें, तो इस तरह के स्टाइल की बात की हर्ष और ब्लैंकेट ने। अब वो कहते हैं कि ये तो टीचर और स्टूडेंट की बात थी, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर और फैकल्टी के बीच में, जैसे प्रिंसिपल और फैकल्टी के बीच में रिलेशनशिप की बात करें तो किस तरह का स्टाइल जो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। कहते हैं कि जब जो फैकल्टी है वो इनएक्सपीरियंस्ड होती है, शुरू में जब फैकल्टी मान लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने एंटर किया है, उसी टाइम उस या इनएक्सपीरियंस्ड है उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, उस काम को लेके जब इनएक्सपीरियंस्ड है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल को किस तरह का स्टाइल अपनाना चाहिए, हाई टास्क लो रिलेशनशिप स्टाइल। और जब फैकल्टी जो एक्सपीरियंस्ड हो जाती है उस काम में, उस टास्क को लेके, तो अब लो टास्क लो रिलेशनशिप स्टाइल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इन दिस केस डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में बी डिज़ायरेबल। कहते कि इस केस में जब जो टीचर हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, तो जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। बट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस विद inexperienced faculty or immature faculty, high task low relationship style may be more useful। कहते हैं कि शुरू में जो फैकल्टी जब इनएक्सपीरियंस्ड होती है तो हाई टास्क लो रिलेशनशिप स्टाइल ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कि उसको सारा काम समझाया जाए, टीचर को सारा काम समझाया जाए, लीडर जो है सारा काम समझाए, उनके ऊपर ट्रस्ट ना करे, क्योंकि अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है टास्क को लेके। तो इस तरह की बात की हर्ष और ब्लैंकेट ने एजुकेशनल सेटिंग में कि सिचुएशनल थ्योरी को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।